वेलकम टू ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो में हम जो है क्लास 6 का लेसन नंबर 2 का पार्ट 2 देने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लास 6 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और वो जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें पेज नंबर 13 पर, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है कैन यू टेल व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज पिक्चर्स। अब यहाँ पे देखो अ बर्थ एंड इट्स एग, ओके, अ बर्ड एंड इट्स एग यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रायोफाइलम दिया, मेयर एंड हर फोल दिया है और रोज कटिंग दी है। तो यहाँ पे देखो टॉपिक हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। तो इन पिक्चर से आप एक ही चीज समझ रहे हो कि बर्ड और उसका एग दिया है, तो यानी वहां पे उसका रिप्रोडक्शन शो हो रहा है। यानी रिप्रोडक्शन क्या है, अब हम इसे पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स। यानी लिविंग थिंग जो है ना वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो भी अपने जैसा ही लिविंग थिंग प्रोड्यूस करते हैं यानी बनाते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ओके, तो कुछ एनिमल जो होते हैं वो जन्म देते हैं अपने जैसा ही यंग वन, अपना नवजात शिशु जन्म देते हैं। सम ले एग्स, बट सम जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स, और उनके अंडों में से जो है उनके बच्चे निकलते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड, स्टेम्स और लीव्स ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट की अगर बात करें तो या तो वो बीज से उगते हैं या तो स्टेम जो है मतलब उनकी स्टेम टहनियाँ काट दी जाती है और टहनियाँ लगा दी जाती है, उग जाते हैं। पत्तों से उगते हैं, ठीक है, जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं फिर वहां पे नए प्लांट्स उगने चालू हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बोलता है द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग like itself is called reproduction और procreation। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिविंग थिंग वो न्यू लिविंग थिंग को जनरेट कर दे, वो भी अपने जैसा ही, तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन या फिर प्रोक्रिएशन, यानी अपने जैसा ही फिर से क्रिएट कर देना। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि लिविंग थिंग का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी वो अपने जैसा ही और बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया है यूज योर ब्रेन पावर। Why have so many types of plants and animals been able to survive on the earth even today? मतलब क्या बोलता है, बहुत सारे टाइप के प्लांट और एनिमल अभी भी जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। ऐसा क्यों, मतलब कि क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है कि सारे प्लांट्स एंड एनिमल जो पहले के हैं वो अभी इसलिए सरवाइव कर ले रहे हैं क्योंकि वो जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस करके न्यू न्यू बनाते हैं, अपने न्यू यंग वंस बनाते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बोलता है ऑब्जर्व एंड डिस्कस। तो यहाँ पे देखो आपको क्या ऑब्जर्व करना है। देखो एक दिया है यहाँ पे ट्रीज दिए हैं, पेड़। ये देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पहला पेड़ जो है और लास्ट पेड़ है ये दोनों सेम दिख रहे हैं। कैसे, यहाँ पे देखो ये पेड़ पहले जो है एकदम हरा भरा था, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर एक मतलब बूढ़ा हो गया और उसके बाद देखो उसके पत्ते सारे झड़ गए, बराबर ना, और झड़ने के बाद फिर जो है वहां पे हरा भरा पेड़ निकल गया। तो एक्चुअली यही होता है, जैसे कि एक गोट है, बकरी है, फिर वो थोड़ा बड़ी होती है, फिर थोड़े बड़े होने के बाद वो अपने यंग वंस को पैदा करने के बाद वो स्वयं जो है सपोज करो मर जाती है, लेकिन फिर से वो यंग वंस जो पैदा हुई रहती है वो खुद बड़ी होती है, बड़े होकर फिर वो यंग वंस को, ऐसे ही हमारे पूर्वज भी जो है खुद तो खत्म हुए लेकिन हमको जो है हम आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, ठीक है। तो ये क्या है, चलो देखते हैं। एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल टू रिप्रोडक्शन। मतलब क्या होता है कि एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ मतलब उम्र के जो है एक ऐसे पड़ाव पे लिविंग थिंग जो होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जब चाहा तब जो है मतलब रिप्रोडक्शन कर दिया, कि वो छोटा है तो भी रिप्रोडक्शन कर देगा और ये बहुत बड़ा हो गया तो भी रिप्रोडक्शन कर, नहीं, उसकी एक सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ होती है कि जब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, लेटर ऑन in life reproduction stage their organ become weak and still later their life comes to
एन एंड, मतलब क्या होता है कि लेटर ऑन द लाइफ इन लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज। जब जो होता है ना कि जैसे कि एक नया रिप्रोडक्शन स्टेज आप दे देते हो, मतलब रिप्रोडक्शन कर देते हो, उसके बाद क्या होता है कि ऑर्गन जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, और फिर उनकी लाइफ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि कोई इंसान या कोई जानवर क्या होते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर देते हैं अपने यंग वंस बच्चों को, बच्चे ला देते हैं दुनिया में, उसके बाद जो है वो खुद धीरे धीरे बूढ़े होकर के ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, बराबर ना। बोलता है इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले जो है वो रिप्रोडक्शन करके अपनी पीढ़ी को बढ़ा जाते हैं। द लाइफ स्पैन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट्स आर डिफरेंट, मतलब कहा गया कि जो लाइफ स्पैन है यानी कि जीवन काल, मतलब कि कहते हैं ना कि हाँ इनकी उम्र कह लो, बराबर ना, तो सबकी उम्र अलग है, मतलब एनिमल्स की उम्र अलग होती है और प्लांट्स की अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पैन ऑफ द डॉग इज अबाउट 12 to 18 ईयर्स, यानी कुत्ते का जो जीवन चक्र है यानी जीवन काल कह लो, ठीक है, वो 12 से 18 साल तक होती है, ठीक है। वाइल द ऑस्ट्रिच लिव्स फॉर 50 ईयर्स, जो कि शुतुरमुर्ग 50 साल तक जीता है, ठीक है। यू मे हैव वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली द लिविंग थिंग्स आर, हाउ दे केम इनटू बीइंग एंड सो ऑन, मतलब तुम्हें ये जान के ना बहुत आश्चर्य होगा कि एक्चुअली में लिविंग थिंग क्या होते हैं। आपको शायद नहीं पता कि वो क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं और वो कैसे अस्तित्व में आए और इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो है हमें जाननी है कि हम जो है कैसे बने हैं, छोटे छोटे सेल्स से बने हैं, आगे आप पढ़ोगे, और कैसे जो है हम पहले नहीं दिखते हैं, फिर बहुत सारे सेल्स होने के नाते हम दिखने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे ना तो आप सच में वंडर आश्चर्य हो जाओगे। तो बिना देरी किए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो दिया है डू यू नो, क्या आपको पता है द लाइफ स्पैन ऑफ द जायंट टर्टल फाउंड ऑन द Galapagos Island in South America is about 170 years, मतलब समझ रहे हो एक बहुत बड़ा कछुआ जो कि साउथ अमेरिका के आइसलैंड में पाया जाता है, वो 170 ईयर्स तक मतलब उसकी कालावधि होती है, मतलब उसकी उम्र कह सकते हो आप। On the other hand, the lifespan of the mayfly range from 1 hour to 24 hours. Mayfly, अब अगर दूसरी तरफ अगर बात करें मेफ्लाई, जिसे हम मई मक्खी भी ऐसा कहते हैं, इसका हिंदी नाम होगा, लेकिन ये एक मक्खी है जो कि जिसकी जिंदगी सिर्फ 1 घंटे से 24 घंटे तक होती है। अब सोचो जरा, मतलब सबके लाइफ स्पैन्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो उसके नीचे दिया है कैन यू टेल ऑब्जर्व अ हनी कॉम एंड अ वॉल व्हाट आर दे मेड ऑफ, मतलब देखो क्या होता है, ये बोल रहा है कि हनीकॉम आपने देखा है, मधुमक्खी का छत्ता, और आपने एक वॉल देखी है, तो आप वो किसके बने होते हैं। तो भाई देखो सबसे पहले अगर वॉल की बात की जाए तो वॉल जो होता है वो ब्रिक से बना है, यानी एक दीवार ईंटों से बनी होती है। ईंटों को जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही ये जो मधुमक्खी का छत्ता है ये भी ईंटे की तरह ही जो है उनके जो है खाने जो होते हैं, एक अलग अलग बॉक्स टाइप के खाने जो होते हैं, जो आपको यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है वैसे में वो बनते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ हनीकॉम। अब ये जो है जो एक शेप में आपको दिख रहा है, ठीक है, पेंटागन टाइप का, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, कंपार्टमेंट दिखेगा, मतलब उसमें आपको कंपार्टमेंट दिखता है, ठीक है, होल दिखता है, ठीक है। दीज कंपार्टमेंट आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म हनीकॉम, और वो सारे कंपार्टमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं और तब बनते हैं हनीकॉम। अ वॉल हैज ब्रिक्स, तो भाई दीवार के पास क्या होता है, ब्रिक्स यानी ईंटें होते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल वी फर्मली ज्वाइन द ब्रिक्स टुगेदर, तो हम दीवार बनाने के लिए क्या करते हैं, उन ईंटों को जो है ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, बराबर ना। वैसे ये हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता। तो यार एक स्टोरी बताता हूँ, मतलब ये एक बताता हूँ कि हनी का छत्ता, मतलब ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है कैसे बनता है। देखो उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां काम करती है, तो क्या काम करती है देखो मैं बताता हूँ। मधुमक्खियां जो है जा करके फूलों से रस चूसती हैं, लेकिन उस रस को जो है वो खाती नहीं है, उनमें एक स्पेशल टाइप का एक दूसरा पेट बना होता है जिसमें वो रस को रखती हैं, और फिर यहाँ पे जो है ला करके दूसरी मधुमक्खियों को दे देती हैं। देखिए यानी कि यहाँ पे दो टाइप की मधुमक्खियां होती हैं, एक जो बाहर से फूलों का रस चूस कर लाती हैं, और दूसरी जो छत्ते के पास रहकर उस रस को जो है उनसे लेने के बाद चबाती हैं, और चबाने के बाद में उसमें से जो एंजाइम्स निकलते हैं यानी पौष्टिक तत्व निकलते हैं
वो जो है उसमें रखती हैं। तो उस पौष्टिक तत्व के साथ थोड़ा बहुत पानी भी आ जाता है, जिसकी मदद से जो है वो रखती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन सारे कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट है बॉक्स टाइप का, वो खाली रहता है। फिर उसमें वो रस रखने के बाद, मतलब वो एंजाइम रखने के बाद में जो उसमें थोड़ा पानी रहता है, तो वो भाप बन के उड़ जाता है और फिर आपका मध जो है, हनी जो है, वो काफी गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है उसमें वो हनी बनाते हैं। और ये हनी क्यों बनाते हैं, जैसे जब इनको फूलों के रस या खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, ऐसे उस टाइम में, उस समय में वो उस हनी को खा करके जो है अपनी जीवन जो है बचाते हैं। तो ये थी मतलब एक प्रोसेस जो हनी ऐसे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज ही दे रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है अ सेलुलर स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं अ सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल्स। यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, वो एक स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, जो सेल्स जिसे कहते हैं। जैसे एक घर पूरी होती है तो उसकी स्मॉल यूनिट क्या होती है, वो ईंटें होते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारी पूरी बॉडी का स्मॉल यूनिट जो है वो सेल है। सेल्स याद रखना, बहुत सारे सेल्स मिलके हमारी बॉडी बनी है। कैसे बनी है, आप अब यहीं से आपका स्टार्ट होगा, आप आगे चल के बहुत कुछ पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखो बोलता है ऑल द एक्शंस एंड प्रोसेसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक सेल। यानी हमारी पूरी बॉडी में जो हम एक्शन करते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस करते हैं, वो सब पता है इन्हीं की मदद से होता है। ये अगर सेल्स एक्टिव नहीं होते, ये सेल्स की मदद से ही जो है हम जो है ये सारे एक्शंस, ये सारे प्रोसेस कर पाते हैं। यानी हमारा पेट अगर खाना पचा रहा है, हम रिस्पिरेशन से सांस ले रहे हैं, तो ये सारा किसकी मदद से हो पाया है, हमारे अंदर माइक्रोस्कोपिक सेल से, जिसे हम अपनी आंखों से तो ये देख नहीं सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से जरूर देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक सेल। ओके, सेल्स। अब यहाँ पे बोलता है सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो देखो बहुत सारे लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो जो है सिंगल सेल्स से बने हो, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर दूसरे तरफ की बात की जाए, तो बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हैं, बहुत सारे सेल से, मेनी सेल से बने हुए हैं, तो वो उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, while man, cow, mouse, cockroach, elephant, banyan tree, the onion plant, etc. are all मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या बोलता है कि जो अमीबा है, पैरामीशियम, ऐसे कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, लेकिन जबकि मैन, काऊ यानी आदमी, गाय, माउस हो गया, कॉकरोच हो गया, एलिफेंट, बनियान ट्री, ओनियन प्लांट, ये सारे जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग है इसीलिए ऑर्गेनिज्म कहते हैं इन्हें। All the characteristic of living things are seen in every cell of the living thing। क्या बोलता है कि all the characteristic of living thing, मतलब living things में जो जो characteristic होते हैं are seen in every cell of the living thing, वो हम हर सेल में देखते हैं। मतलब उस लिविंग थिंग्स के जितने भी सेल्स होते हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक उन सेल में भी होता है। मतलब वो भी खाना खाता है हमारी तरह, और वो भी पचाता है, वो भी एक्सक्रीशन करता है, वो सारी चीजें, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, या तो वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, तो वो उनमें जो है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे मेन चीज बोलता है सेलुलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी। क्या बोलता है कि ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। यानी सिंपल सी बात है ना, बिना ईंटों के अच्छे तरीके से बनाने से दीवार नहीं बनती, वैसे ही हमारे बॉडी में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमारा ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये कि हमारी बॉडी में सेलुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब सेल्स का निर्माण होगा तभी हमारी पूरी बॉडी बनेगी। तो जो उसमें जो क्या होता है कि जो छोटे होते हैं जिनमें कम सेल्स होता है वो छोटे होते हैं, जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, अब एलिफेंट में कुछ ज्यादा ही सेल होगा इसीलिए वो इतना बड़ा है। ठीक है, और जो अमीबा, पैरामीशियम जो है वो बहुत छोटे होते हैं कि उनमें एक ही सेल होता है, दिखाई तक नहीं देते। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बोलता है
इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, मतलब इंस्टीट्यूट जो है वो कौन से काम करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। द इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ द वॉरियस प्लांट्स एंड एनिमल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आर द Botanical Survey of India 1890 and the Zoological Survey of India 1916 respectively। मतलब क्या होता है ना, ये इंस्टीट्यूट्स हैं बराबर ना, जो अलग अलग वॉरियर इंडिया में अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं ना, उनके बारे में जो है वहाँ पे रिसर्च होती है, उनके बारे में सारा नॉलेज भी वहाँ पे सारी जानकारियाँ जो है रिसर्च करके रखी हुई हैं। बोलते हैं इन केस यू फाइंड अनफेमिलियर प्लांट और एनिमल इन योर सराउंडिंग you can communicate with these institute to obtain more information about it। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको आपके सराउंडिंग में कोई भी अनफेमिलियर प्लांट या एनिमल मिले जो जिसके बारे में आप जानते नहीं हो कि वो क्या है एक्चुअली, बट आप जानना चाहते हो, तो आप क्या इन इंस्टीट्यूट को जा करके वहाँ पे कम्युनिकेट करके बात करके उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पे सारी जानकारियाँ रिसर्च के मुताबिक जो है वहाँ पे सारी जानकारियाँ इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो, बोलता है कैन यू टेल इन व्हाट वे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू अस। मतलब प्लांट्स या एनिमल्स कोई भी किस तरीके से वो हमारे यूजफुल है। तो भाई आपको पता है ना कि बहुत सारे प्लांट्स जो हम जिन्हें हम खाते हैं बराबर ना, खाने के लिए फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे जानवर हमारे बहुत सारे काम आते हैं, जैसे गाय वगैरह उनसे दूध मिलते हैं, और कुत्ता जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो वो वफादार डोमेस्टिक एनिमल होता है, ठीक है। तो ये हमें कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं जो है यूजफुल लिविंग थिंग्स। प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस। तो प्लांट्स देखो, प्लांट्स हम अपने घरों के लिए भी और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फेनुग्रीक जिसे हम मेथी कहते हैं, पोटैटो ओकरा यानी कि भिंडी, एप्पल बनाना आर यूज्ड एज फूड, वाइल वसाका एडुल्जा, हाँ, और हिरदा और फिर बेहड़ा और एस्पेरगस आर यूज एज मेडिसिन्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मेथी, पोटैटो, भिंडी, एप्पल, बनाना, ये सब कैसे होते हैं हमारे भोजन के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि वसाका और अडुल्सा, हिरडा, ये बेहड़ा, ये सारे जो है मेडिसिन्स के लिए यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, यानी कि जानवर भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। डॉग्स, कैट्स, काउज, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस, यानी कि हम कुत्ते, बिल्ली और गाय, भैंस जो है ये सब हम रखते हैं अपने डोमेस्टिक यानी घरेलू यूज के लिए, बराबर ना, हमारे घरों में गांव में जो है पाया जाता है। फिश, शीप, fall are used as a food, while animals like horse, oxen, camel prove useful in various occupations। तो यहाँ पे देखो जैसे मछलियाँ वगैरह होती हैं और शीप वगैरह होते हैं, ये हमारे लिए भोजन की तरह यूज़ होते हैं, बराबर ना। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जैसे कि घोड़े, बैल, ऊँट वगैरह, वो हमारे लिए हमारे व्यापार वगैरह में, ऑक्यूपेशन में, हमारे काम में जो है वो मदद करते हैं, बराबर ना। अब बोलता है कि द अर्थवॉर्म इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। अर्थवॉर्म जो होता है वो खेती में बहुत काम आता है, जैसे केचुआ वगैरह खाद के रूप में जो है वो काम आता है। तो फ्रेंड्स यूजफुल लिविंग थिंग्स क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हार्मफुल लिविंग थिंग्स। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन, यानी कि क्या बोलता है हमारे चारों तरफ कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज एंड फ्लाइज स्प्रेड डिजीज, मतलब देखो कि मच्छर मक्खियाँ जो है ये डिजीज फैलाते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, यानी कि बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। कॉकरोच, माइस, रैट डिस्ट्रॉय आवर फूड, तो यहाँ पे जो होते हैं कॉकरोच होते हैं, माइस होते हैं, रैट्स वगैरह होते हैं, ये हमारे खाने को जो है बर्बाद कर देते हैं। लाइस, टिक्स ऑल्सो स्प्रेड डिजीजेस, लाइस और टिक्स जो है ये भी जैसे जुआ वगैरह भी होते हैं अगर बालों में, तो हमें बीमारियां ही होती हैं। द बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस लिजार्ड, स्पाइडर्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैन
कैन इवन कॉज डेथ, मतलब क्या बोलता है कि अगर जैसे कि कुछ जहरीले लिजार्ड यानी कि ये होते हैं आपके छिपकली वगैरह, ठीक है, स्पाइडर्स वगैरह होते हैं, सांप वगैरह होते हैं, स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह जो जहरीले होते हैं, अगर वो काट लें तो इवन डेथ भी हो सकती है, यानी कि इंसान मर भी सकता है। इफ वाइल्ड एलिफेंट इंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब जो जंगली हाथियां होती हैं अगर वो इंसानों की बस्ती में आ जाए तो वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर देंगी, यानी उनके बनाए हुए घरों को ना बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। Some plants too can be harmful, as for example the dodder, parthelium and अदर वीड्स। तो क्या बोलता है कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो बहुत हार्मफुल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोलता है दोदर, पार्थेलियम और अदर वीड्स जो होते हैं ये काफ़ी जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। यहाँ पे बोलता है पॉट्स ऑफ द नेटल और नेटल कोलोकेसिया लीव्स कॉज ईचिंग, यानी कि देखो जो नेटल वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके पॉट्स हो गए या कोलोकेसिया के पत्ते हो गए, इन ये जो होते हैं इनकी वजह से ईचिंग यानी खुजली आने लगती है। प्लांट्स लाइक ओलियंडर लैंटेनम हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, अब देखो जैसे ओलियंडर वगैरह होते हैं ना, लैंटेना, इन इसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डर यानी कि ये बदबू बहुत मारते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उनसे खुजली होने लगती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत गंदी स्मेल मारते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है द धतूरा, धतूरा जिसे बोलते हैं, धतूरा प्लांट इज पॉइजनस, अब यहाँ बोलते हैं पॉइजनस, अनकंट्रोल, हाँ पॉइजनस। अभी देखो ये बताता हूँ, ये जो धतूरा वगैरह होते हैं, धतूरा प्लांट जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, यानी उन्हें अगर खा लिया जाए तो डेथ हो सकती है। अब क्या बोलता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड algae इन वाटर pollutes drinking water and may cause the spread of disease। तो क्या बोलता है कि अगर हमारे पानी में जो है बहुत ज़्यादा फंगाई या बहुत ज़्यादा अलगे जो है वो ग्रोथ होने लगे तो हमारी जो पीने का पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, यानी कि वो पूरी तरह गंदा हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है हमें बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हमें जो है हमें ये भी पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसके लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो अब हम बिना देरी किए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर जो है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लॉयंस, वॉल्व्स, लिपर्ड्स। तो यहाँ पे क्या बोलता है जंगली जानवर जो अपने खाने के लिए दूसरे जानवर का शिकार करते हैं उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं, यानी कि दरिंदे। और वो कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लॉयंस और वॉल्स, भेड़िए, लिपर्ड वगैरह, ये सब जंगली दरिंदे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों को जो है मार करके, शिकार करके खा जाते हैं। Sometimes due to deforestation, such animal enter human settlements in search of food and may kill domestic animals or people। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है ड्यू टू डिफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि जब जो जंगलों की कटाई छटाई होती है तो ऐसे कंडीशन में जो है यही सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है भाग करके अपने खाने की तलाश में वो कहाँ जाते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट्स में, जहाँ पे इंसानों की बस्ती होती है, और वहाँ जाकर डोमेस्टिक यानी कि पालतू जानवरों को मार करके खाने लगते हैं खाने के लिए, हाँ, या फिर इंसानों को भी मार करके वो खाने लगते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोलता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे फाइंड आउट। क्या बोलता है? वॉच टीवी चैनल सच एज नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। बोलता है टीवी के चैनल्स जो है आप देखो, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी, और वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो रिगार्डिंग वॉरियस प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन आवर सराउंडिंग, मतलब कि बहुत सारे टाइप के हम कितने प्लांट्स और कितने एनिमल्स पाए जाते हैं हमारे सराउंडिंग में, ये वहाँ से इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो। हैव अ क्लास डिस्कशन विथ रेफरेंस टू द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, और आप लोग ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसको जो है अपने क्लास में एक डिस्कशन के रूप में डिस्कस करो। तो अभी हम देखो यहाँ पे नीचे दिया है ऑलवेज रिमेंबर,
मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो क्या बोलता है, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे एनिमल होते हैं नेचर में, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। द यूज़ ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर नीड्स। तो वो जो होता है ना कि यूज़ ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर नीड, तो उन्हें जो है सिर्फ वो सिर्फ उन्हें रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ हमारे यूज़ के लिए। वी शुड नॉट pluck leaves, फ्लावर्स एंड फ्रूट अननेसेसरली, यानी उन्हें इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि भाई उनके फ्लावर्स, उनकी पत्तियों को, उनको फूड को बिना ज़रूरत के जो है हम उन्हें ना तोड़ें, बराबर ना। एनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड, मतलब और फिर हमारी मतलब किसी ज़रूरत के बगैर किसी जानवर को हंटेड, मतलब कोई भी जानवर को ऐसे भी आप उनका शिकार ना करें, जो कि पहले क्या होता था कि राजा महाराजा अपने शौक के हिसाब से भी वो जानवरों का शिकार करते थे, बट अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट बी टीज्ड जस्ट फॉर फन, जैसे मैंने बोला क्या कि वो ना मतलब सिर्फ फन के लिए नहीं होने चाहिए, जैसे पहले के राजा महाराजा मैंने बोला ना अपने शौक के फन के लिए जो है वो ऐसा करते थे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो है हम उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनकी रक्षा करें। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो है हम इस लेसन के लास्ट पड़ाव पर हैं, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वी हैव लर्न, मतलब कि अब तक हमने क्या क्या सीखा, वो जो है यहाँ पे एक शॉर्टकट में मेन नोट्स में लिखा हुआ है। तो क्या बोलता है, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, मूवमेंट, a definite lifespan and a cellular structure are the characteristic of the living things। यानी ये जो चीज़ें हैं ग्रोथ, रेस्पिरेशन वगैरह, ये जो हमने पढ़ी हैं वो क्या है, वो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखना, नॉन लिविंग थिंग्स के नहीं, लिविंग थिंग्स के ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें ग्रोथ होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन, ये हम पढ़ चुके हैं। अब बोलता है एनिमल्स ग्रो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, प्लांट्स हाउएवर ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव। मतलब क्या बोलता है कि जैसे मैंने बताया था ना कि एनिमल जो होते हैं वो ग्रो होते हैं उनकी लाइफ के सर्टेन पीरियड में, जैसे कि हम लोग 18 से 21 साल तक ही ग्रो होते हैं, लेकिन जबकि बात करें प्लांट की तो वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक वो ग्रो होते हैं, हमेशा वो ग्रो होते हैं, ठीक है। अब बोलता है एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन वाइल प्लांट रेस्पायर थ्रू माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स एंड स्टेम्स। तो क्या बोलता है, एनिमल के पास जो होता है रेस्पिरेशन करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जैसे कि हमारी नाक होती है, ठीक है। वह लेकिन प्लांट्स की जो है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, उनके उनके ऊपर, उनकी जो पत्तियों पर होता है, स्टेम्स पर होता है, माइक्रोस्कोपिक पोर होता है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से वो रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि आपको पढ़ाया गया। The process of eliminating waste product from the body is called excretion। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी से गंदगी को निकाला जाता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखो बोलता है ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, यानी कि खुद का ही स्वरूप जो है बना सके, यानी कि दुनिया में एक नया लिविंग थिंग ला सके। लिविंग थिंग्स मूव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग मूव क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है अपनी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की। जैसे मेरे अंदर स्टिमुलाई है कि मुझे मूव होना है और मैं उसे रिस्पॉन्ड भी कर पा रहा हूँ कि मैं मूव हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, वो यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट वी हैव लर्नड। ओके, अब बोलता है प्लांट्स शो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बट दे कैन नॉट लीव देयर प्लेस एंड गो एल्सवेयर एज एनिमल डू। क्या बोलता है कि प्लांट्स में जो है वो मूवमेंट होता है, मनचाहा मूवमेंट होता है, बट दे कैन नॉट लीव देयर प्लेस, लेकिन वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो अपने अपने एक ही जगह रह पे वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इंसान जो होता है वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है, ये दोनों में फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन एट द एंड ऑफ विच दे डाई।
ओके क्या बोलता है कि लिविंग थिंग्स का एक डिफिनेट लाइफ स्पैन है, ठीक है, एट द एंड ऑफ विच दे डाई, कि जब तक वो नहीं मरते हैं, बराबर ना, जब तक वो मरते हैं तब तक उनका एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे कोई 40 साल पे मर जाता है, कोई 50 साल पे, कोई 150 साल पे, तो वो उनका डिफिनेट लाइफ स्पैन है। बोलता है अभी यहाँ पे नेक्स्ट, मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन आवर डेली टू डेली लाइफ, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी हार्मफुल टू अस। अब क्या बोलता है, बहुत सारे जानवर और बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे डेली टू डेली लाइफ में हम यूज में आते हैं, लेकिन जबकि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब जो है इसमें लास्ट पॉइंट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग इज द सेल, यानी हमारी जो लिविंग थिंग है इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो है सेल, यानी सबसे छोटी इकाई कहते हैं वो सेल है। जैसे कि एक घर इमारत बनी होती है ईंटे से, वैसे ये पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब बने होते हैं सेल से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा लेसन जो होता है ये समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।